सो हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और आशा करता हूँ आप सभी की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी। और आपकी उसी प्रिपरेशन को और बढ़िया और बेहतर और मजबूत बनाने के लिए मैं लेके आ गया हूँ रैपिड रिवीजन सीरीज ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, साइंस के सारे चैप्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट की सीरीज हम आज से चालू करने वाले हैं। और हमारी आज उसी रैपिड रिवीजन सीरीज का पहला वीडियो पहले चैप्टर का मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं हम, इस चैप्टर में हमारे इस चैप्टर के पूरे जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उस इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मैं लेके आया हूं। और उस इंपोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर भी आपको इसमें मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। जी हाँ दोस्तों, मैं उन आंसर को एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। तो लास्ट तक बने रहना हमारे इस वीडियो में। और जितने भी आज के बाद हमारे जो वीडियो होने वाले हैं सीरीज के ऊपर, सारे वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी आंसर्स मैं आपको दूंगा वो आंसर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगर आपको भी 95 प्लस स्कोर करना है तो उसके लिए आपको ये वीडियोस देखना बहुत ज्यादा जरूरी ही है। ठीक है, तो हमारे सारे वीडियोस जितने भी आने वाले हैं सभी को आप वॉच करना अच्छे से। ठीक है, तो बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बढ़ते हैं हमारे वीडियो में सबसे पहले हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में लेके आए हो यहाँ पर, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जांपल्स, है ना। पहले क्या करना है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जितनी भी रिएक्शन है मोस्ट मोस्ट रिएक्शन हमारी, उन रिएक्शंस को हम समझते हैं। उसके बाद और क्वेश्चन पर हम चलेंगे। पहले यहाँ पर है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको बहुत अच्छे से बहुत इजी वे में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छे से समझेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किसी चीज का कंबाइन होना, किसी चीज का जुड़ना, है ना। कोई दो चीज है अलग अलग, कोई दो चीज जुड़ रही है और तीसरी चीज अगर बन रही है तो उसको हम बोलेंगे कंबाइन होना। कंबाइन हो गया। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं। इन दिस रिएक्शन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। इस अभिक्रिया में, इस रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं। ठीक है, टू और मोर रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जिनको हम अभिकारक बोलते हैं हिंदी में, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलेंगे और जब वो मिलेंगे तो वो एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेंगे, है ना। एक उत्पाद बना लेंगे। प्रोडक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। तो जब दो रिएक्टेंट आपस में मिले और तीसरा एक सिंगल प्रोडक्ट बना ले उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि ए प्लस बी दोनों को अगर हम मिला दे तो वो बन जाएगा आपका ए बी। क्या बन जाएगा, ए बी। दैट्स इट, बस यही है। आगे देखिए, आपने बहुत बढ़िया एग्जांपल मैंने लिया है। एक यहाँ पर शर्ट है, एक पैंट है। जी, एक यहाँ पर शर्ट है और एक पैंट है। और शर्ट और पैंट को जब हम मिला दे, एक साथ पहन लेते हैं तो वो बन जाता है क्या, सही समझे, वो बन जाता है आपका कॉम्बिनेशन। अच्छा, क्या एक अकेली शर्ट को या फिर एक अकेले पैंट को आप कॉम्बिनेशन बोल सकते हो क्या, बिल्कुल नहीं, नहीं बोल सकते। तो एक कॉम्बिनेशन कब होगा, एक पैंट और एक शर्ट दोनों एक साथ अगर आप पहने तो वो कहलाता है आपका एक कॉम्बिनेशन। जी हाँ, तो ये आपकी रही कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन। उसके एग्जाम्पल आप देखिए। पहला मैं लेके आया हूं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन का जलना। जी हाँ दोस्तों, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को जब दोनों को साथ में जलाते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम की पट्टी, जी आपकी वो पहली रिएक्शन, पहले चैप्टर की पहली रिएक्शन, है ना, पहली एक्टिविटी है आपकी, है ना। मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाते हैं भैया। ठीक है, तो वही मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करा रहे हैं, मतलब एक रिएक्टेंट ये, एक रिएक्टेंट ये, दोनों मिले, दोनों कंबाइन हुए। क्या हुआ, कंबाइन हुए और एक प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया, एक प्रोडक्ट बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पहला आपका एग्जाम्पल ये हो गया। बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। भैया कोयला यानी कार्बन, कार्बन का एक फॉर्म। ठीक है, तो कार्बन को जब हम रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के साथ में, कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो बनेगी आपका कार्बन डाइऑक्साइड। बस यही तो समझा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ। एक और आप भैया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिला दो तो एक प्रोडक्ट बन जाएगा वाटर H2O, है ना। तो ये जितने भी तीन एग्जाम्पल है किसके हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। किसके हैं, कॉम्बिनेशन के रिएक्शन के। ठीक है, नाम में तो छुपा कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना, किसी चीज का जुड़ना। क्या समझा रहा हूँ यार, समझ लो अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इनमें से अगर एग्जाम में कॉम्बिनेशन रिएक्शन आता है, इतनी सी डेफिनेशन लिखनी है और तीनों में से जो आपको एग्जांपल समझ में आ रहा हो वो एग्जांपल लिख के आ जाना, है ना। नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो इसमें भी नाम में ही लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ नाम में, डीकम्पोज होना, किसी चीज का टूटना, स्प्लिट होना, किसी चीज का टूटना, अपघटित होना, अपघटन, है ना। अपघटन अभिक्रिया इसको हम बोलते हैं या फिर वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। आपको मैं बता दूं, ये जो रिएक्शन है ये ठीक अपोजिट है किसकी, कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन में क्या होता था, दो चीज जुड़ती थी एक सिंगल प्रोडक्ट बनता था। दो या दो से ज्यादा चीज जुड़ती थी एक सिंगल प्रोडक्ट बनता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट ऑलरेडी है,
उस सिंगल प्रोडक्ट को जब आप तोड़ोगे तो वो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट में टूट जाएगी। इसका मतलब कॉम्बिनेशन की ठीक अपोजिट है ये। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की ठीक अपोजिट रिएक्शन है ये, ठीक है। डेफिनेशन समझते हैं सबसे पहले। इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सब्सटेंसेस। इस अभिक्रिया में क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, एक कंपाउंड होता है, वो कंपाउंड दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। इट इज अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट है। क्यों है मैंने बता दिया, है ना। देखो यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल देखो, ए बी। ए बी क्या है, एक कंपाउंड है, एक प्रोडक्ट है ना, ए बी। ए बी को जब आप तोड़ोगे तो किसमें टूटेगा ए बी। ए बी में दो ही तो चीज है, एक ए है और एक बी है, इससे ज्यादा टूट नहीं सकता। हाँ ये बात अलग है, अगर ए बी सी, तो ए बी सी होता तो ए बी सी अलग अलग रिएक्शन में टूट जाता। लेकिन यहाँ पर ए बी है तो ए बी टूट रहा है ए में और बी में, दो अलग अलग रिएक्शन में टूट गया। अच्छा, अब टूटने के लिए तो कोई ना कोई चीज तो चाहिए। आप तोड़ दोगे, ऐसे ही तोड़ दोगे क्या, जादू से टूट जाएगा? ऐसे सामने रखा भैया टूट जा, टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। उसको तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, है ना। तो जो कुछ ना कुछ है, वो कुछ ना कुछ क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो कुछ ना कुछ है, या तो हीट, या इलेक्ट्रिसिटी, या सनलाइट। या तो आप उसको हीट से तोड़ो, है ना, उसको हीट करके आप गैस स्टोव के ऊपर रख दो तो वो टूट जाएगा। या तो आप उसको इलेक्ट्रिसिटी दे दो, बिजली दे दो, उसको बिजली करंट फ्लो करा दो उसमें, तो टूट जाएगा। या तो आप उसको धूप में रख दो तो वो टूट जाएगा। तो कुछ है ना, वो कुछ ये है, ये तीन चीजें हैं, ठीक है। अब ये कुछ जो है, इनका तीनों का मैंने कुछ ना कुछ नाम दिया भैया, ठीक है। तो पहले वाला मैंने नाम दिया क्या, हीट से अगर टूट रहा है तो उसको हमने बोल दिया थर्मल। इलेक्ट्रिसिटी टूट टूट रहा है तो इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। अगर सनलाइट में रख रहे हैं तो फोटोकेमिकल। और डीप थोड़ा सा समझ लेते हैं, आइए देखो, ये देखो, देखो, समझ गए ना। एक जोड़ी है ना, एक जोड़ी है। ये भैया अलग हो गए, दीदी अलग हो गए, कुछ ना कुछ कारण से अलग हुए हैं, ऐसे ही थोड़ी होता है कोई अलग क्या, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर कोई एक कंपाउंड है, वो कंपाउंड अलग अलग टूट गया, दो रिएक्टेंट में टूट गया। आगे बढ़ते हैं, इनको और थोड़ा सा डेफिनेशन के साथ समझते हैं भैया। पहला है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड बाय हीटिंग। थर्मल यानी कि हीट, थर्मल यानी कि हीट। तो जब डिकम्पोजिशन हीट की सहायता से हो तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ये देखो, कैल्शियम कार्बोनेट आपका मार्बल, क्या है ये, मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, मार्बल है। मार्बल को जब आप हीट करते हो, गर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, जब इसको गर्म करते हो, ये टूटता है कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम में। इसको बोलते हैं क्विक लाइम। ये टूटता है क्विक लाइम और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, है ना। एक प्रोडक्ट है, उसको हीट किया तो दो अलग अलग रिएक्टेंट में टूट गया, है ना। अब इसको हीट कर रहे हैं तो ये एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का। किसका है, थर्मल का। ऐसे हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का। यहाँ पर है वाटर। वाटर को जब आपने इलेक्ट्रिसिटी दी तो वो टूट गया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। इलेक्ट्रिसिटी दी इसीलिए इलेक्ट्रोलाइसिस। आगे देखते हैं फोटोकेमिकल। फोटो का मतलब ही होता है सनलाइट। फोटोसिंथेसिस सुना ना, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, मतलब फोटो का मतलब ही प्रकाश होता है, ऐसा मान लो आप, ठीक है। तो फोटोकेमिकल, जब किसी को आप धूप में रखोगे तो वो उसका एग्जांपल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड, AgCl। सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड को जब आप धूप में रखोगे तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में अलग अलग टूट जाएगा, है ना। तीनों ही एग्जाम्पल किसके हैं, डिकम्पोजिशन के। किसके, डिकम्पोजिशन के। लेकिन तीनों अलग ही अलग चीजों से हो रही है। एक हीट से हो रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी से हो रहा है, तीसरा सनलाइट से हो रहा है। तो डिकम्पोजिशन के तीन टाइप बन गए। कितने टाइप बन गए, तीन टाइप बन गए भैया, ठीक है। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट, अच्छा नाम में ही छुपा है ना, नाम में ही काम होता है सब, है ना। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस करना भैया। एक स्टूडेंट मेरा इधर बैठा हुआ है, एक इधर बैठा हुआ है ना, दो स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये दोनों आपस में बहुत बात कर रहे हैं, है ना। ये दोनों चुप बैठते हैं, ये दोनों बहुत बात करते हैं। मैं इन दोनों को क्या करूंगा, डिस्प्लेस कर दूंगा इनकी जगह। इसमें से एक को उठाऊंगा, इधर बिठा दूंगा, इधर वाले को इधर बिठा दूंगा। मैंने क्या किया, क्या किया, मैंने जगह बदल दी, डिस्प्लेस कर दिया इनको। क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर समझते हैं भैया। इन दिस रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन और कंपाउंड। इस अभिक्रिया में क्या होता है भैया, ध्यान से समझना। इस अभिक्रिया में एक जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को भगा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसके सॉल्यूशन में से या फिर उसके कंपाउंड में से। यहां पर देखना आप, BC, है ना, BC देखो, BC अभी साथ में है ना, BC साथ में है ना। अब BC साथ में, यहाँ पर साथ में कौन हो गया, AC, है ना। अब BC में आया A, कौन आया, A। अब हो सकता है भैया इस B से ज्यादा रिएक्टिव कौन हो, A। हो सकता है इस B से ज्यादा रिएक्टिव कौन हो, A रिएक्टिव हो। तो C के साथ कौन आ जाएगा, A आ जाएगा। तो ये हो गया AC, और ये जो B कम रिएक्टिव होगा वो अकेला हो गया, ये अकेला बैठ गया। भैया रिएक्शन की हेल्प से समझते हैं एग्जैक्टली इसमें क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर है आयरन, है ना।
यहाँ पर है कॉपर सल्फेट, है ना? आयरन और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जब रिएक्ट करते हैं आपस में, तो कैसे है जगह बदलते हैं ये देखना, है ना? अब यहाँ पर सल्फेट के साथ कौन है? कॉपर, है ना? अब मेरी क्लास मान लो, किसी की भी मान लो, है ना? बहुत अच्छे 2 दोस्त हैं। एक सल्फेट सल्फेट ये मान लो, जो SO4 जो सल्फेट है ना, ये एक गर्ल है, ठीक है? ये एक लड़की है ना? और जो कॉपर है, ये एक लड़का है ना? कॉपर एक बॉय है। बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं भैया, है ना? कॉपर और सल्फेट बहुत अच्छे दोस्त हैं दोनों, ठीक है? लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? वहाँ पर एक तीसरा बंदा उठ के आ जाता है, भैया नए स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है, क्लास में नया बच्चा एनरोल हो गया, है ना? मेरे जैसा एकदम बढ़िया, है ना? एक नए बच्चे का एडमिशन हो गया वहाँ पर। तो अब सल्फेट SO4 जो गर्ल थी, सल्फेट जो SO4 जो लड़की थी, पहले उसका दोस्त कौन था? कॉपर। कौन था? कॉपर। लेकिन और कॉपर से अच्छा कोई आया, और कॉपर से कोई अच्छा आ गया, ठीक है? तो कॉपर से अच्छा और आ गया कौन? आयरन। तो ये आयरन किसके साथ जाएगा? SO4 के साथ जाएगा। किसकी जगह लेगा आयरन? कॉपर की जगह ले ले। ये आयरन किसकी जगह ले लेगा? कॉपर की जगह ले लेगा। तो यहाँ पर देखो SO4 के साथ कौन आ गया? आयरन आ गया। कौन आ गया? आयरन। और कॉपर भैया को बोल दिया टाटा बाय बाय, ठीक है? बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। अब देखो, अब देखो, ये हो गया। अब सर कैसे पता चलेगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है? ये तो मज़ाक वाली बात थी, है ना? एग्ज़ैक्ट क्या होता है वो देखो। मैंने ये बोला कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव की जगह ले लेगा, ठीक है? जो ज़्यादा रिएक्टिव वो कम रिएक्टिव, तो सर हमको कैसे पता चलेगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव और कौन कम रिएक्टिव? तो मैंने बोला भैया टेंशन मत लो, मैं हूँ यहाँ पे, टेंशन मत लो। इसके लिए मैं तुम्हारे लिए एक बेस्ट ट्रिक लेके आया हूँ, उस ट्रिक को याद कर लो बस। तुमको पता चल जाएगा कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। बताऊँ ट्रिक? बता दूँ? अच्छा दिख गई क्या? मैं एक बार बोल के बताता हूँ। कैटरीना ने कार माँगी अल्टो ज़ेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी? सर ये क्या? यही तो ट्रिक है, यही तो ट्रिक है भैया। कैटरीना का के, कैटरीना ने एने, सीए कार, कार से आ गया सीए। अच्छा मैंने ये सारे इधर जो लिखे हैं ना ये ये इनके सिंबल लिखे एलिमेंट के। एलिमेंट के नाम मैं लिख देता लेकिन मैंने नहीं लिखे, है ना? जितने पढ़े लिखे हो तुम होंगे, है ना? के सिंबल किसका है? पोटेशियम का। सीए Na किसका है? सोडियम का। सीए किसका है? कैल्शियम का। Mg किसका है? मैग्नीशियम का। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का Al हो गया। जिंक का हो गया Zn, आयरन का Fe, लीड का Pb, हाइड्रोजन का H, कॉपर का Cu, सिल्वर मर्क्यूरी का Hg, सिल्वर का Ag और गोल्ड का Au। ये सिंबल है सब। अच्छा इसमें जो सबसे ऊपर है ना वो ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, नीचे 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 कम रिएक्टिव आते जाएंगे, कम रिएक्टिव, है ना? अब देखो हमारे पास रिएक्शन में है कौन? आयरन और कॉपर। जगह किसकी बदल रही है? आयरन और कॉपर, कॉपर की। दोनों आयरन का है, आयरन का है। ये रहा आयरन, ये रहा कॉपर का, ये रहा कॉपर। अच्छा ऊपर ज्यादा रिएक्टिव, मैंने आपको ये बोला ऊपर ज्यादा रिएक्टिव है, तो देखो रिएक्टिव ज्यादा कौन है? आयरन ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर कम रिएक्टिव है ना? कॉपर कम रिएक्टिव है। कॉपर कौन कम रिएक्टिव है? कॉपर कम रिएक्टिव है। यहाँ पर देखो, तो कॉपर अगर कम रिएक्टिव है तो ये सल्फेट के साथ क्या कर रहा है? SO4 के साथ क्या कर रहा है? SO4 के साथ कौन आना चाहिए? जो ज्यादा ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव कौन है? आयरन है। तो यहाँ देखो SO4 के साथ कौन आ गया? आयरन। और कॉपर जो का टाटा भाई भाई। आगे समझ में? उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये रिएक्शन समझ में आई होगी, जिसका नाम था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना? आगे बढ़ते हैं। अगर ये एग्जाम में आ जाती है तो एग्जाम में आपको बढ़िया से इसको करके आना है, जैसे मैंने आपको समझाया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा क्या? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा डिस्प्लेसमेंट तो मैंने आपको बता दिया। डबल डिस्प्लेसमेंट भैया दो की जगह, दोनों की जगह बदल रही होगी, वो डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमने देखी जिसमें जगह बदली सिर्फ। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दो अलग अलग दो कंपाउंड की जगह बदल रही है। देखो यहाँ पर, इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टू कंपाउंड्स कंबाइन। एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? जो दो कंपाउंड होते हैं, दो कंपाउंड कंबाइन हो रहे हैं, दो अलग अलग कंपाउंड है। ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग है, दोनों कंबाइन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? कंबाइन होंगे। और कंबाइन कैसे होंगे? एक्सचेंज ऑफ आयंस करके, है ना? ये दोनों अलग अलग कंपाउंड क्या करेंगे? आपस में आयंस का एक्सचेंज करेंगे और दो अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे। दो कंपाउंड तो ऑलरेडी है, लेकिन उलट पेर हो गया, दोनों में आदान प्रदान हो गया कुछ, और दो अलग नए नए कंपाउंड बन गए। देखते हैं क्या होता है भैया। यहाँ पर आप अच्छे से देखना, पहले मैं एक मजेदार उदाहरण के साथ समझाता हूँ, फिर एक्चुअलिटी पे आता हूँ, फिर क्या होता है ना? यहाँ पर देखो ए बी दो दोस्त, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया। ये ग्रुप टू, ये ग्रुप वन, है ना? ये ग्रुप टू हो गया। ग्रुप वन में आप देखो, ए और बी दो हैं, है ना? ए जो दोस्त है सपोर्ट करता है आरसीबी को, और बी दोस्त सपोर्ट करता है सीएसके को। दूसरे में देखो,
सी सपोर्ट करता है सीएसके को, डी सपोर्ट करता है आरसीबी। जम रहा है क्या? तुम ही बताओ, जम रहा है क्या? बनेगी क्या दोनों की? नहीं बनेगी, हमेशा लड़ते रहेंगे आरसीबी आरसीबी आरसीबी, सीएसके सीएसके सीएसके। तो हालत घटो ना भाई, आरसीबी वाले साथ साथ हो जाओ और सीएसके वाले साथ साथ हो जाओ, पिक्चर खत्म कर दूं यहीं पे, खत्म कर देते हैं पिक्चर, ठीक है। सीएसके वालों को साथ में रख दो, इधर सीएसके कौन बी, इधर सीएसके कौन सी, तो बी सी साथ, इधर आरसीबी कौन ए, इधर आरसीबी कौन डी, तो एडी साथ, हो गए साथ साथ कर दिए। आ गया मजा दो दोस्तों, दोस्ती तोड़वा के दोनों दोस्तों की। चलो ठीक है, एक्सएल में क्या होता है ये देख लो भैया, ठीक है। एक्सएल में होता क्या है, यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर है Na SO4, क्या है Na SO4, यहाँ पर है BaCl2, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना, वैलेंसी का खेल है, वैलेंसी का। सोडियम, सोडियम थोड़ा सा आपको डीपली एक्सप्लेन कर देता हूं। सोडियम, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 281, ये लिखते हैं 281, है ना। तो ये अपने नोबल गैस को अचीव करने करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो इसकी भैया 28, इसकी वैलेंसी क्या हो गई 1। और जब एक इलेक्ट्रॉन को इसने लूज किया तो इस पर चार्ज कौन सा ज्यादा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो सोडियम की वैलेंसी क्या हो गई +1, सोडियम की वैलेंसी हो गई +1, ठीक है। सल्फेट SO4 एक पॉलीएटॉमिक आयन है, इनकी वैलेंसी होती है -2, क्या होती है -2, है ना। बेरियम, बेरियम की अगर आप देखोगे इसकी वैलेंसी होती है +2। और क्लोरीन की अगर वापस वैलेंसी वैलेंसी निकालना मैंने आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं मैं आपको, है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अब तक तो जाकर देख सकते हो, ठीक है। आगे है क्लोरीन, क्लोरीन की वैलेंसी होती है भैया -1, कितनी होती है -1। अब देखो यहाँ पर एक +1, एक -2, एक +2, एक -1, मिसमैच, कंप्लीटली मिसमैच है। मैच कर दो ना, क्या करो मैच कर दो भैया। जो +1 है Na, ये ले लिया मैंने Na, -1 कौन है, ये रहा -1, ये हो गया Cl, ये दोनों पास पास में हो गए, है ना। +1 वाला और -1 वाला पास पास में हो गया। यहाँ पर देखो बेरियम, बेरियम हो गया +2, -2 कौन है, -2 ये रहा SO4, तो ये आ गया SO4 -2 वाला, बन गई मैच अब जोड़ी, है ना। भैया एक के पास एक एग्जैक्ट क्या होता है, एक के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक के पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, है ना। बाद में बताऊंगा आपको कौन सी शेयरिंग कर रहे हैं, या आयोनिक बॉन्ड बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो बेरियम सल्फेट, एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एक के पास 2 इलेक्ट्रॉन कम, इन्होंने दोनों ने दोस्ती कर ली। तो भैया यही हुआ ना, दो अलग अलग कंपाउंड थे, दोनों ने आदान प्रदान किया और दो नए कंपाउंड बन गए, दो नए कंपाउंड हो गए। तो आशा करता हूँ आपको ये रिएक्शन भी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो अब भी लाइक ठोक देना वीडियो को, अभी क्या, अभी जाना मत, अभी ठोक देना, पूरा वीडियो देखना आप, है ना। अब यहाँ पर देखो आप नीचे, अब हमारा कॉम्बिनेशन भी हो गया, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो गई, डीकम्पोजिशन भी हो गई, डिस्प्लेसमेंट भी हो गई, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में आपको यहीं पर समझा देता हूँ। अच्छा, ये जो दोनों नए कंपाउंड बने हैं यहाँ पर, ये पुराने कंपाउंड, ये नए कंपाउंड, इस नए कंपाउंड में जो बेरियम सल्फेट है, ये बेरियम सल्फेट क्या होता है, मतलब दो अलग अलग सॉल्यूशन, दोनों अलग अलग सॉल्यूशन को मैंने मिला दिया, और मिलाने पर नीचे बेरियम सल्फेट बच गया, क्या बच गया, बेरियम सल्फेट। ये बेरियम सल्फेट ना उस सॉल्यूशन के नीचे, यहाँ पर देखो आप, है ना, ये सॉल्यूशन है, तो ये बेरियम सल्फेट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, यानी जम जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे पानी में हम क्या डालते, कंकड़ डाल देते, तो कंकड़ कहाँ चले जाएंगे, नीचे। तो ये वही कंकड़ है, वो वही कंकड़ है, ये बेरियम सल्फेट, ठीक है। एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है ये, या फिर इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। क्या है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, जो घुलता नहीं है विलेन में, जो नहीं घुलता है। तो ये, इसको मैं नाम देता हूँ प्रेसिपिटेट, इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रेसिपिटेट। हिंदी में इसको हम बोलते हैं अवक्षेप, क्या बोलते हैं, अवक्षेप। अवक्षेप वहां साल्ट होता है, फिर या फिर वहां सब्सटेंस होता है जो घुलता नहीं है, उसमें नीचे जम जाता है बस, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा प्रेसिपिटेट क्या होता है। अब ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट का निर्माण होता हो, प्रेसिपिटेट बनता हो, उस रिएक्शन को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये देखो यहाँ पर precipitation reaction, a reaction in which one insoluble solid is formed is called precipitation reaction। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि एक insoluble solid नीचे फॉर्म हो जाता हो, जम जाता हो, उसको हम बोलते हैं precipitation reaction। अब आप बताओ ये उदाहरण प्रेसिपिटेट का हुआ कि नहीं हुआ, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का उदाहरण हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि भैया बेरियम सल्फेट नीचे जम गया। तो ये उदाहरण किसका है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। तो हाँ, तुम सही सोच रहे हो, है ना। इसको आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल मान लो, और इसी को आप डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल मान लो। सेम रिएक्शन अगर आप दोनों में लिख के आ गए
तो बिल्कुल सही है आपका आंसर, घबराओ मत, आंसर आपको बिल्कुल दे देंगे, है ना? बिल्कुल दे देंगे आंसर, घबराओ मत। आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया से आपको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा आया, दूसरे क्वेश्चन में भी मैंने कुछ डेफिनेशंस ली है। पहला है रेंसिडिटी, दूसरा ऑक्सीडेशन, फिर रिडक्शन, फिर रेडॉक्स। पहले हम समझते हैं रेंसिडिटी को। रेंसिडिटी यानी बासीपन, या फिर इसको हम बोलते हैं विकृत गंधिता, बासीपन, है ना? रेंसिडिटी बासीपन होता क्या है भैया? बासीपन, बासीपन तो सर हमारे खाने में जो घर में जो खाना है वो बासी हो जाता है, उसको हम बोलते हैं बासीपन। बिल्कुल सही सोचा आपने, है ना? समझाता हूँ। द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स ड्यू टू व्हिच देयर इज चेंज इन स्टेट एंड स्मेल इज नोन एज रेंसिडिटी। प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की वहां प्रोसेस, किसकी ऑक्सीडेशन की? फैट्स और ऑयल्स के, ऐसे खाने जिसमें फैट्स और ऑयल होता हो, है ना? तो फैट और ऑयल के ऑक्सीडेशन की वहां प्रोसेस, ऑक्सीडेशन की वहां प्रोसेस जिसमें कि चेंज इन स्मेल और टेस्ट हो जाए, जिसमें कि वहां पर उसके टेस्ट में चेंज आ जाए उस खाने के, या फिर उसकी स्मेल में चेंज आ जाए, उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी, उसको हम बोलते हैं बासीपन, उसको हम बोलते हैं विकृत गंधिका। Hence, substances which prevent oxidation are added to foods containing fat and oils. ऐसा खाना जिसमें कि फैट और ऑयल हो, उसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम कुछ सब्सटेंस ऐड करते हैं, उसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। क्या बोलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है। कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को अगर आपको स्लो डाउन करना है, धीमा करना है इस प्रोसेस को, तो आपको उस खाने को एयर टाइट कंटेनर में, बंद डिब्बे में रखना पड़ेगा। तो ये था आपका रेंसिडिटी कैसे बचा जा सकता है। पहला तो ये एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके, भैया एडिंग एंटीऑक्सीडेंट पहला। दूसरा है वैक्यूम पैकिंग एयर टाइट, एयर टाइट कंटेनर वैक्यूम पैक कर दो उसको अच्छे से, तो भी खाना खराब नहीं होगा। तीसरा है रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, उसमें जो गैस है उस गैस को हटाओ और उसमें भर दो नाइट्रोजन। चिप्स की थैली में आती है नाइट्रोजन गैस, तुम बोलते हो सर 5 रुपए की चिप्स लाया, 4 चिप्स आई उसमें, बाकी तो हवा भर दी, बाकी तो हवा भर दी। वो हवा होती है नाइट्रोजन। क्या होती है? वो हवा आपकी भलाई के लिए भरी जाती है। क्यों भरी जाती है भैया? ताकि उसकी लिमिट बढ़ सके, उसकी एक्सपायरी डेट बढ़ सके, ज्यादा दिन तक वहां टिक सके। तो सॉरी। तो ठीक है, आपको क्या करना है, नाइट्रोजन गैस से प्लेस कर देना है, कोई दूसरी गैस है वो हटाओ, नाइट्रोजन फिलअप कर दो। तीसरा, कीप फूड इन रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेशन कर दो उसका, ठंडाई में रख दो उसको, है ना, फ्रिज वगैरह में रख दो, है ना। तो ये प्रिवेंशन थे कुछ, इसके रेंसिडिटी से बचने के कुछ उपाय हैं, ये देख लेना। रेंसिडिटी अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, है ना, रेंसिडिटी। तो अगर आपको आ जाता है तो ये डेफिनेशन मैंने जो आपको अभी आपको समझाई है ये, और इसके प्रिवेंशन कैसे बचा जा सकता है, ये आपको लिख के आना है, छोड़ के नहीं आना है। अगर ये क्वेश्चन आ गया और छोड़ के आ गया ना, तो सही बोल रहा हूँ, घर आके मारूंगा मैं। ठीक है, आगे, आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन, सर आप जब से बोल रहे हो ऑक्सीडेशन 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 ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन है किस बला का नाम? ऑक्सीडेशन बताता हूँ क्या बला है। ऑक्सीडेशन देखो, अ केमिकल रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एक ऐसी अभिक्रिया, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन गेन हो रही हो, या तो गेन बोल दो, या ऐड कर दो, या इन्वॉल्व कर दो। ऑक्सीजन को करना है, किसको करना है? ऑक्सीजन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, ऑक्सीजन मिल रही हो, है ना, ऑक्सीजन मिल रही हो, या इसके अलावा क्या हो सकता है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही हो, या तो दोनों में से कोई एक चीज भी हो जाए तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, या तो ऑक्सीजन ऐड हो गई, या तो हाइड्रोजन रिमूव हो गई, दोनों को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। देखो, अ केमिकल रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। व्हेन अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है किसी रिएक्शन के दौरान, तो कहा जाता है कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ऑक्सीडाइज किसके कारण होगा? ऑक्सीजन के कारण, है ना। अब देखो, यहाँ पर देखो, कॉपर, पहले Cu अकेला है, यहाँ पर बन गया कॉपर ऑक्साइड। क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हुआ ना, इसने अभी बोला था कि अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, ऑक्सीजन गेन हो रही है, ये देखो सब्सटेंस है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो ऑक्सीजन अगर ऐड हो रही है, इसका मतलब जो कॉपर है ना, ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडाइज। और ऑक्सीडाइज कब होगा? जब ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी, या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रही होगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड नहीं हुई क्या? ये देखो, कॉपर, कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, क्या हो गई? ऐड। तो ये एग्जाम्पल हो गया ऑक्सीडेशन का। किसका एग्जाम्पल हो गया? ऑक्सीडेशन का, है ना, ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल हो गया ये, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट?
अच्छा, नाम में लिखा हुआ है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, लेकिन किसके कारण हो रहा है, वो जो कारण है ना, उसी कारण को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर देखो, ऑक्सीडेशन तो किसका हुआ, कॉपर का हुआ, ये कॉपर का हो गया ऑक्सीडेशन, लेकिन किसके कारण हुआ, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। देखो डेफिनेशन समझते हैं। An oxidizing agent is a substance which causes oxidation of another substance। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वहां सब्सटेंस होता है जो किसी दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कराता है। क्या कराता है, ऑक्सीडेशन कराता है, या फिर ऑक्सीडेशन का कारण होता है ना। क्या क्या करके होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या क्या करके होगा, या तो ऑक्सीजन दे रहा होगा उसमें, जिसका ऑक्सीडेशन कराना उसको ऑक्सीजन दे दो, इसका ऑक्सीडेशन करा था इसको ऑक्सीजन दे दो, इसको ऑक्सीजन दे दो, तो या तो ऑक्सीजन गेन हो रही हो, है ना, हाइड्रोजन या तो रिमूव हो रही हो, या हाइड्रोजन रिमूव हो रही हो, या फिर एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, कहीं से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, भैया इलेक्ट्रॉन आ जा तू, इधर से इलेक्ट्रॉन आ जा तू, तो कहीं से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा होगा, है ना। तो अब इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, एग्जाम्पल देखो भैया, ये है O2 ऑक्सीजन, है ना, आपका पोटेशियम परमैंगनेट आ गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट आ गया, क्लोरीन हो गया, H2O2 हो गया। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, किसके एग्जाम्पल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के। तो ये हो गए डेफिनेशन, ये हो गए इसके एग्जाम्पल, है ना। बहुत बड़ा डाउट था ना, बहुत बड़ा डाउट था कि नहीं था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, बताओ तुम। हो गया ना चुटकी में समाप्त डाउट तुम्हारा, है ना। तो वापस एक बार और अनलाइक करके वापस लाइक करो, वापस लाइक करो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है रिडक्शन, ये ठीक अपोजिट है। उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही थी और हाइड्रोजन बाहर जा रही थी, है ना। इसमें हाइड्रोजन ऐड होगी और ऑक्सीजन बाहर जाएगी। उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही थी, यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर जाएगी, है ना। उसमें हाइड्रोजन बाहर जा रही थी, यहाँ पर हाइड्रोजन अंदर आएगी। ये देखो, ये देखो जादू। अ केमिकल रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस हो गया ना, ऑक्सीजन दूर चली गई, या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का गेन हो रहा हो, हाइड्रोजन का गेन हो रहा हो। ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन, सॉरी। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रिडक्शन, रिडक्शन। एक सब्सटेंस को कब बोलेंगे कि वो रेड्यूस्ड हो गया, व्हेन इट आइदर गेन्स हाइड्रोजन, या तो वो हाइड्रोजन को गेन करे, या तो वह हाइड्रोजन को गेन करे, या ऑक्सीजन को लूज करे, या ऑक्सीजन को छोड़े, तो हम बोलेंगे वो सब्सटेंस रेड्यूस्ड हो गया। कैसा हो गया, रेड्यूस्ड हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड के पहले ऑक्सीडाइज्ड है, ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड है, ऑक्सीजन है इसके पास। अब देखो ऑक्सीजन गायब हो गया ना, ऑक्सीजन गायब हो गया, इसने बोल दिया था कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया ना यहाँ पर, है ना, यहाँ पर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया ना। तो ये है रिडक्शन, क्या है ये, रिडक्शन, आ गया ना रिडक्शन, ठीक है। अब तुम बताओ, इसमें रेड्यूसिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट जिसके कारण रिडक्शन हो रहा है, किसके कारण हो रहा है रिडक्शन, पता है, इसका रिडक्शन हुआ क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, किसके कारण हुआ, हाइड्रोजन के कारण हुआ। तो हाइड्रोजन क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट है, क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट, नीचे आओ, रेड्यूसिंग एजेंट। And the reducing agent is a substance which causes reduction of another substance by removing oxygen, giving hydrogen, donating electrons। A reducing agent एक ऐसा substance होता है जिसके कारण किसी दूसरे substance का reduction हो रहा हो, किसी दूसरे substance का reduction हो रहा है। ये किसी दूसरे substance का reduction हो गया, क्या हो गया, reduction हो गया इसका, किसके कारण हुआ, इसके कारण हुआ, तो ये क्या है, reducing agent है, क्या है, reducing agent। कैसे कैसे हो सकता है, remove ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हुई ना, रिमूविंग ऑक्सीजन, गिविंग हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन आ जाए, या तो हाइड्रोजन आ जाए, है ना, या फिर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर दे, किसी और को दे दे, किसी और को दे दे। तो ये एग्जांपल होते हैं रेड्यूसिंग एजेंट के, कौन कौन, हाइड्रोजन H2, कार्बन C, कार्बन मोनोक्साइड CO, जिंक Zn, Fe आयरन। ये है रेड्यूसिंग एजेंट, ये डेफिनेशन, ये इसके एग्जांपल, खत्म हो गया रेड्यूसिंग एजेंट भी आपका। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। रेडॉक्स, रेडॉक्स नहीं बोला अभी, नहीं बोला, नहीं बोला, रेडॉक्स, रेडॉक्स क्या है, मैंने बोला कुछ नहीं है, रेडॉक्स कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अभी तक जो पढ़ा ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो गई, तो उसको बोलेंगे रेडॉक्स। देखो ऑक्सीडेशन से ले लिया OX, OX ले लिया ऑक्सीडेशन से, और RED ले लिया रिडक्शन से। ये जो RED है ना, ये रिडक्शन से बन गई ना रेडॉक्स, यानी दोनों चीज एक साथ। A reaction in which one reactant get oxidized, एक ऐसी रिएक्शन, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक का तो क्या हो, ऑक्सीडाइज्ड हो, एक तो ऑक्सीडाइज्ड हो लेकिन दूसरा रिड्यूस्ड हो जाए, एक का ऑक्सीडेशन हो दूसरे का रिडक्शन हो, तो उसको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पर देखो, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड ऑलरेडी ऑक्सीडाइज्ड है, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया, देखो ऑक्सीजन गायब, तो ये हो गया रिडक्शन।
क्या हो गया रिडक्शन। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रही ना, इसमें हाइड्रोजन में क्या हुई ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो ये है ऑक्सीडेशन और ये वाला था रिडक्शन। आगे से दोनों साथ में आ गए ना, तो ये है रेडॉक्स का एग्जांपल। किसका, रेडॉक्स का एग्जांपल। ठीक है, अब इसमें कौन सा, इसमें कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रेड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पर देखना, हमको पता है कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन गायब हो रही है। किसके कारण हो रही है, मैंने आपको बोला था कि कारण देखना किसके कारण हो रही है, इस हाइड्रोजन के आने के कारण। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन है आपका रेड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट। अब देखो, ये देखो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, ऑक्सीजन ऐड हो गया ना, इस H2 में O ऐड हो गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन जहां ऐड होती है वहां पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन तो हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, इस कॉपर ऑक्साइड के कारण। किसके कारण, कॉपर ऑक्साइड के कारण। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हो गया ना। ये देखो नीचे लिख दिया मैंने, देख लो देख लो देख लो। इन द अबव रिएक्शन हाइड्रोजन H2 is reducing agent, H2 is reducing agent and CuO कॉपर ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये लिख दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे समझ में बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से आगे समझ, रेडॉक्स नहीं पता था इससे पहले, अब समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? चैप्टर नंबर 1 का सबसे पहली आपकी एक एक्टिविटी आई है, मैग्नीशियम रिबन को साफ करके उसको हवा में जला रहे हैं हम, है ना। तो वो जो मैग्नीशियम की पट्टी है, मैग्नीशियम धातु की जो पट्टी आपने उसमें ली थी, उस पट्टी को आप सैंड पेपर से रफ करते हो, साफ करते हो उसको रेगमाल के पत्ते से, रेगमाल से साफ करते हो, है ना। तो यही लिखा है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। उस मैग्नीशियम की पट्टी को हवा में जलाने से पूर्व साफ क्यों किया जाता है। तुमको पहले मैं सीधे से बता देता हूँ, देखो उसके बाद ये समझा दूंगा। भैया वो पता नहीं वो मैग्नीशियम की पट्टी कहाँ रखी हुई थी, और जहां भी रखी हुई थी तो उस पर हो सकता है किसी की परत चढ़ गई हो, ऊपर धूल मिट्टी, है ना, उसने रिएक्ट कर लिया हो ऑक्सीजन से, किसी से भी रिएक्ट कर लिया हो तो ऊपर परत चढ़ गई होगी, तो उस परत को साफ नहीं करना पड़ेगा, हमको जलाना है, उसको जलाना है अच्छे से, तो उसको साफ नहीं करना पड़ेगा क्या। तो बस उसी लेयर को हटाने के लिए, जो लेयर उस पर डिपॉजिट हो गई ना, उसी लेयर को हटाने के लिए उसको साफ करते हैं। ये देखो, मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर सो दैट द अनवांटेड इंप्योरिटीज डिपॉजिटेड ऑन इट, क्योंकि उस पर कुछ अनवांटेड इंप्योरिटीज डिपॉजिट हो गई है, एंड कैन बी रिमूव्ड, और वो रिमूव करी जानी चाहिए, क्योंकि ताकि वहां पर प्योर मैग्नीशियम जो हो वो जल सके, प्योर मैग्नीशियम बर्न हो सके। क्यों, चमकदार लो चाहिए, क्या चीज, चमकदार लो चाहिए, उसको जलाएं तब चमकदार लो, नीचे पाउडर इकट्ठा हो रहा है ना, और लो भी एक चमकदार रहनी चाहिए, तो उसको साफ करते हैं। अगला है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, व्हाई। इसका आंसर तो थोड़ा सा है ना, पीछे जाओ, थोड़ा सा पीछे जाओ। क्या बताया था मैंने, ऐसी चीजें जिसमें ऑयल और फैट हो उनका ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी होता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन को धीमा करने के लिए हमें नाइट्रोजन गैस ऐड करनी पड़ती है। तो ये देखो, ये देखो हम समझ चुके हैं, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स बिकम रेंसिड ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन ड्यू टू ऑक्सीडेशन। भैया ऐसा खाना जिसमें कि ऑयल हो, जिसमें कि फैट हो, ऐसा खाना जिसमें ऑयल हो, जिसमें कि फैट हो, है ना, वह जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं उनका ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, और वहां क्या हो जाते हैं, बासी हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, बासी हो जाते हैं। दे आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन बिकॉज नाइट्रोजन इज लेस रिएक्टिव गैस एंड एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट। उनको नाइट्रोजन में क्यों रखा जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक लेस रिएक्टिव गैस है, बहुत कम रिएक्ट करती है, बहुत धीमे रिएक्ट करती है ना, और नाइट्रोजन उस पर एज अ एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करेगी, एज अ एंटीऑक्सीडेंट एक्ट करेगी, जिससे कि वह जो खाना है वह ऑक्सीडाइज से और रेंसिड होने से बच जाएगा। बहुत बढ़िया, इसका आंसर भी हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको बहुत अच्छे से देख के बताना ये क्वेश्चन को, है ना। आगे बढ़ते हैं, कोरोसन क्या होता है, कोरोसन को हम बोलते हैं संक्षारण। क्या बोलते हैं, संक्षारण। अच्छा, संक्षारण जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है संक्षारण लोहे का हो, लोहे का भैया, चांदी का, पीतल का, तांबे का, सबका हो सकता है, सबका संक्षारण हो जाता है। तो कोरोसन तो सिर्फ एक प्रोसेस है। देखो क्या है प्रोसेस, व्हेन अ मेटल कम्स इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर और एसिड अराउंड इट, है ना, कोई धातु, कोई भी धातु हो, कोई भी मेटल हो गई, कोई भी मेटल जब किसके कांटेक्ट में आती हो, मॉइस्चर के या फिर उसके आसपास एसिड प्रेजेंट हो, उसके कांटेक्ट में आती है, देन इट गेट्स कोरोड,
तो उसके बाद उसको बोलेंगे कि वह संक्षारित हो गई। क्या हो गई? संक्षारित हो गई। कैसे पता चला संक्षारित हो गई? है ना? दैट इज अ ब्राउन कलर्ड लेयर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन मेटल सरफेस। उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। चढ़ जाती है उसकी परत पर, लोहे पर या फिर मेटल पर भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है ना? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन के एग्जांपल देखो, मैंने बोला ना कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना भी कोरोजन का एग्जांपल है। ब्लैक लेयर ऑन सिल्वर, बोला जाता है हमारे घर में तो चांदी ना बहुत जल्दी काली पड़ जाती है, तो एक काम करो, आप चांदी की चीजें मत लाओ, आप सोने की चीजें लाओ। आपको अगर हमारी बेटी को देना, आप चांदी की मत दो, आप सोने की चाहिए। हमारे घर तो चांदी काली पड़ जाती है। ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक लेयर ऑन सिल्वर, चांदी पर काले रंग की परत चढ़ना, ये भी एग्जांपल है किसका? संक्षारण का भैया। ठीक है। मजाक वाली बात, तेरा दिल पे मत लेना ना, वो तो मुझे एग्जांपल समझ में आया, मैंने तुमको दे दिया। ग्रीन लेयर ऑन कॉपर, है ना? जो तांबा रहता है, तांबा, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। बोलते हैं तांबा हरा पड़ गया, हरा पड़ गया, हरा। उस पर हरे रंग की परत, तो जो हरे रंग की परत चढ़ चढ़ गई ना तांबे पे, जो चांदी पर काले रंग की परत आ गई, वो सब एग्जाम्पल है किसका? कोरोजन का। किसका? क्योंकि भैया वो चांदी ऐसे एरिया में पर रखी हुई है जहां पर आसपास मॉइस्चर है, जहां पर आसपास नमी है, वो ठंडा इलाका है ना? घर में नमी बनी रहती है। ठीक है। या तो वहां आसपास एसिड प्रेजेंट हो, सर एसिड तो प्रेजेंट नहीं होता, पर बता देता हूँ, कई बार एसिड रेन होती है ना, तो एसिड रेन, वो वस्तु अगर बाहर पड़ी हुई है तो उस पर एसिड ही तो गिर रहा है, एसिड रेन के साथ एसिड गिर रहा है, तो भी उस पर एसिड के कांटेक्ट में आई कि नहीं आई वो? तो ऐसा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे बच सकते हैं? ऐसा तरीका भी तो बताओ। हमारी चांदी काली पड़ गया, हमारा जो तांबा था वो तांबा हरा पड़ गया, है ना? लोहे पर जंग लग गई, कैसे बचे? ये तो अब उदाहरण दे दो हमको, ये तो दे देते हैं एक उदाहरण उनको, है ना? कैसे बचे? पहला है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन यानी जस्तीकरण। जस्तीकरण, आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन, ऐसी चीजें जो आयरन से बनी है, आयरन की चीजों को कोटेड विथ अ लेयर ऑफ जिंक। जिंक एक मेटल होती है, जिंक की मेटल लो, ये फॉर एग्जांपल ये लोहे का है ना? लोहे का है, इसको मुझे जंग से बचाना है, कोरोजन से बचाना है, तो मैं क्या करूंगा? जिंक लाऊंगा, जिंक, जिंक की परत चढ़ा दूंगा इस पर। जिंक क्या एक मेटल, वो भी एक धातु है, इसको ऊपर परत परत चढ़ा दूंगा। पानी गिरा, जिंक से फिसल कर बाहर, है ना? पानी आया, एसिड आया, जिंक से टकरा कर बाहर। ठीक है, तो हमारा लोहा अंदर वाला बच गया ना? बच गया ना? तो इस प्रोसेस को, जब हमने जिंक को इस पर आसपास रैप किया, जिंक को चढ़ाया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन। दूसरा तरीका, आर्टिकल्स मेड अप ऑफ आयरन आर पेंटेड टू प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन। ये हमारी स्कूल की टेबल है ना? कोचिंग की टेबल्स है, इनको पेंट क्यों करता है? ताकि इन पर जंग ना लगे। क्या ना लगे? जंग ना लगे। तो जंग लगने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो इसको जंग लगने से या कोरोजन से बचाने के लिए हम क्या पेंट कर देते हैं? इसको क्या कर देते हैं? पेंट कर देते हैं। वो पेंट क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने इस लोहे की वस्तु को पेंट कर दिया, क्या कर दिया? पेंट कर दिया। मॉइस्चर आया, पेंट से टकराया, गायब। एसिड आया, पेंट से टकराया, गायब। भैया अंदर लोहे की जो चीज है वो तो बच गई, वो तो बच गई। आगे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है एक्सोथर्मिक? क्या होता है एंडोथर्मिक? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी भैया, समझते हैं। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, एक्सो, एक्सो यानी एग्जिट करना, एक्सो यानी एग्जिट करना बाहर, एंडो यानी अंदर लेना। ध्यान रखना, एक्सो यानी एग्जिट करना और एंडो यानी अंदर लेना, है ना? और थर्मिक मतलब हीट। थर्मल मैंने स्टार्टिंग में बोला था, थर्मल का मतलब हीट से होता है। किससे होता है? हीट से। तो जहां पर हीट एग्जिट कर रही हो, बाहर निकल रही हो, वो एक्सोथर्मिक। जहां पर हीट अंदर आ रही हो, वो एंडोथर्मिक। ध्यान रखना। देखो, इफ हीट इज रिलीज्ड ड्यूरिंग अ रिएक्शन, किसी अभिक्रिया के दौरान, किसी रिएक्शन के दौरान अगर हीट रिलीज हो रही है, हीट निकल रही है, देन सच अ रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंबशन, किसी चीज का जलना, हीट निकलती है ना? न्यूट्रलाइजेशन, एसिड और बेस को मिलाना, हीट निकलेगी, वो भी एग्जांपल है एक्सोथर्मिक का। एंड रिएक्शन ऑफ वाटर विथ कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइंग, चूना, चूने का पानी, है ना? घर में व्हाइट वॉश के लिए इस्तेमाल करते हो, चूना लिया, है ना? चूने में पानी डाला, हीट निकली, क्या निकली? हीट। तो वो किसका एग्जांपल? एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक का। इसका है एक्सोथर्मिक का। एंडोथर्मिक, हीट इन्वॉल्व हो रही है, हीट इन्वॉल्व हो रही, हीट इन्वॉल्व, इन्वॉल्व यानी किसी का अंदर आना, है ना? तो ये देखो, इफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड, या तो इन्वॉल्व बोल दो, एब्सॉर्ब बोल दो, हीट का सोखना। इफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स, देन सच अ रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर आसपास से किसी में हीट एब्सॉर्ब हो रही है, हीट को सोखा जा रहा है, तो उस प्रकार की रिएक्शन कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। बर्फ का पिघलना, बर्फ अगर पिघल रहा है, क्यों पिघल रहा है? भैया उसने आसपास के वातावरण से, सराउंडिंग से हीट को एब्सॉर्ब किया और वह पिघलना स्टार्ट हो गया। इवापोरेशन, इवापोरेशन, इवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का वाष्पीकरण होना। पानी यहाँ पर बहुत
बहुत दिन से पड़ा हुआ है, पड़ा ही रहेगा कि नहीं, उड़ के गायब हो जाएगा। क्यों? एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन हो रही है? एंडोथर्मिक। सनलाइट से हीट लेगा, क्या लेगा? हीट लेगा, तो पानी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, पानी के अंदर हीट इन्वॉल्व हो रही है, और हीट इन्वॉल्व होने के कारण वहां पर उसका इवापोरेशन हो गया, वो पानी वेपराइज्ड हो गया। वो फोटोसिंथेसिस, आप बोलते हो ना प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में क्या होता है? रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके पौधे क्या करते हैं? खुद का खाना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। तो आप बोलते हो ना 6CO2 प्लस 6H2O, है ना, ये मिलके क्लोरोफिल और सनलाइट की हेल्प से उन्होंने C6H12O6 ग्लूकोज बनाया, है ना, क्या बनाया? ग्लूकोज। तो उन्होंने क्या किया? सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। क्या किया? सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जो पत्तियां क्या करती है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है। सनलाइट को एब्जॉर्ब, तो यानी कि सनलाइट आ रही है, तो ये एग्जांपल हो गया आपका फोटोसिंथेसिस में किसका? एंडोथर्मिक रिएक्शन। किसका? एंडोथर्मिक रिएक्शन का। बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? है ना भैया? केमिकल इक्वेशन क्या होती है पहले तो, और उसको बैलेंस करना क्यों जरूरी है, इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज दैट इक्वेशन, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, है ना, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है, ऐसा समीकरण, है ना, इज दैट इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम ऑन बोथ साइड्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उस इक्वेशन में जो नंबर ऑफ ईच एलिमेंट है, हर एलिमेंट, जो नंबर है हर एलिमेंट का नंबर, वो दोनों साइड सेम होना चाहिए भैया। इस साइड भी, इस साइड भी, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख लो, ये यहाँ पर देख लेना, मैं बता दूंगा आपको। इसका मतलब दैट इज द नंबर ऑफ ईच एलिमेंट बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन शुड बी द सेम। इसका मतलब कि उस रिएक्शन से पहले, देखो, ये रिएक्शन से पहले, ये रिएक्शन के बाद में, रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, एलिमेंट की संख्या जो है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है। क्या बोलता है आगे देखो, a balanced equation should follow the conservation of mass as well as that of charge। अब बैलेंस इक्वेशन क्या होता है? एक जो बैलेंस्ड इक्वेशन होती है ना, वो किसको फॉलो करती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज की भी सेम पिक्चर है ना, मास और चार्ज दोनों को ही फॉलो करता है। मास और चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो भैया उसको ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन शुड बी द सेम, है ना, सेम होना चाहिए। तो सेम है भैया, है ना। ये देखो, अ केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड विद रिस्पेक्ट टू मास एंड चार्ज बिकॉज़ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पर देखो जिंक कितना है? 1। यहाँ पर जिंक कितना है? 1। यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, यहाँ पर SO4 सिंगल पॉलीएटॉमिक आयन, यहाँ पर सिंगल पॉलीएटॉमिक आयन, एक सल्फर 4 ऑक्सीजन, एक सल्फर 4 ऑक्सीजन। बैलेंस है ना। ये रिएक्शन से पहले, है ना, LHS और ये RHS, ये रिएक्शन से पहले भी इनकी संख्या बराबर है। जिंक 1 है, जिंक 1 है, और बाद में भी बराबर है। इधर भी जिंक 1, इधर भी जिंक 1, इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2, इधर सल्फर 1, इधर सल्फर 1, इधर ऑक्सीजन 4, इधर ऑक्सीजन 4। तो ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्यों जरूरी होता है बैलेंस करना? इसलिए जो मैंने आपको समझाया, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से मास और चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जब क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी कर सकते, तो ये बदल कैसे जाएंगे? नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पर्पज से। आगे बढ़ते हैं। आगे लास्ट, हमारा लास्ट पेज बाकी है, यहाँ पर देखिए। व्हाई डू फिल द बैग ऑफ पोटैटो चिप्स विद नाइट्रोजन गैस? एक्सप्लेन। समझ गए? समझ गए? जो पोटैटो की चिप्स का जो पैकेट है, उस पोटैटो की चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस को क्यों भरा जाता है भैया? एक्सपायरी डेट को बढ़ाने के लिए, यानी उसकी एक्सपायरी को बढ़ाने के लिए, उसकी सर्विस को बढ़ाने के लिए, है ना। द पोटैटो चिप्स आर फ्राइड इन ऑयल। जो पोटैटो चिप्स होती है वो ऑयल में फ्राइड होती है। द ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम्स बिकम रेंसिड बाय ऑक्सीडेशन। और हमको पता है भैया कि जिस चीज में ऑयल हो, जिस चीज में फैट हो, है ना, उस चीज का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन के कारण वहां पर रेंसिड हो जाता है, वो बासी हो जाती है चीजें, है ना, और उसकी स्मेल और उसका टेस्ट चेंज होता है। तो उसको ऑक्सीडाइज्ड होने से बचाने के लिए, या फिर रेंसिड टर्न होने से बचाने के लिए, उसको फ्लैश्ड करके रखा जाता है नाइट्रोजन में। किसमें? नाइट्रोजन में। सो देयर ऑक्सीडेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। तो वहां पर उस चिप्स का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, और जो जो बैग है पोटैटो चिप्स का, है ना, उसको नाइट्रोजन से भरा जाता है, इसलिए। ठीक है। आगे, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक, है ना।
रिएक्शन नहीं लिखी, रिएक्शन में लिख दूंगा यहाँ पर। रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज भैया रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मैंने एक्सोथर्मिक होता है ना, जहाँ पर हीट एग्जिट हो रही हो, हीट निकल रही हो, तो रेस्पिरेशन में हीट निकलती है क्या? रेस्पिरेशन वही रेस्पिरेशन जो आपकी बॉडी की हर एक सेल में होता है, जो बॉडी की हर एक सेल में होता है। आप लेते तो ऑक्सीजन हो, लेकिन छोड़ते हो कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके साथ हीट निकलती है, गरम गरम लगता है, हीट निकलती, हीट। तो इस बॉडी की सेल में क्या होती है पता है? रेस्पिरेशन होती है। क्या होती है? रेस्पिरेशन होती है। देखो, यहाँ पर देखो, रेस्पिरेशन की रिएक्शन लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। C6H12O6 प्लस 6O2 रिएक्शन हुई, क्या बनेगा यहाँ पर? 6CO2 प्लस 6H2O एंड हीट रिलीज हो जाएगी भैया। क्या रिलीज हो जाएगी? हीट रिलीज हो जाएगी। देखो, यहाँ पर एक बार इसको देखो अब। Respiration is considered an exothermic reaction because in respiration oxidation of glucose takes place. Oxidation of glucose, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। किसका है? ग्लूकोज का फॉर्मूला। और ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन ऐड हो जाए, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन ऐड हो रही ना, तो किसका एग्जांपल है? ऑक्सीडेशन का। तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है ना, तो ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है, जिसके कारण वहां पर लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है। क्या निकलती है? हीट निकलती है। और जहां पर हीट निकले वो एक्सोथर्मिक है। वो क्या है? एक्सोथर्मिक है। इसीलिए रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ पर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है ना, कैसे ऑक्सीजन ली तुमने, है ना, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ। अच्छा, यहाँ पर बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसके कारण हो रहा है? इसके कारण। तो ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन डाइऑक्साइड बन गए, हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, है क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो थैंक यू सो मच, है ना। ये था हमारा आज की रैपिड रिवीजन सीरीज का पहले चैप्टर का पहला वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जितने भी आंसर समझाए हैं, ये आंसर आपको प्रॉपरली बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। और एग्जाम में अगर इनमें से कोई भी आंसर आपको आता है, तो आपको उसको छोड़ के नहीं आना है। जिस प्रकार मैंने आपको समझाया है, जो डेफिनेशंस यहाँ पर लिखी हुई थी, उनको अच्छे से आपको लिखना है और अच्छे से समझना है, जैसे मैंने आपको समझाया है। और एग्जाम में आ जाए तो कर देना कंप्लीट, है ना, छोड़ के नहीं आएंगे आप। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, आप भी किसी की हेल्प करना चाह रहे हो अपने फ्रेंड की, तो उसको चैनल का नाम बता देना, लिंक शेयर कर देना अपने वीडियो की, है ना, कि सर हैं एक अभिषेक सर। नाम बता देता हूँ, मेरा नाम है अभिषेक नागर। ठीक है। और मैं आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे, वो आज से डेली लाता रहूंगा। ठीक है, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।